हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से इस वीडियो में आपके साथ आपका अरुण सर ग्रामर सिखाने के लिए रेडी है। जो बेसिक ग्रामर होगा, जो फंक्शनल ग्रामर होगा, जिस ग्रामर को आप सेंटेंसेस में यूज करोगे, जिस ग्रामर को पढ़ के आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लाओगे, जिस ग्रामर को पढ़ के आप राइटिंग स्किल्स डेवलप करोगे, जिस ग्रामर को पढ़ के आप स्पोकन इंग्लिश क्लियर करोगे, ये सभी ग्रामर को लेके आया है फिर से आपका अरुण सर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोनाउन क्या होता है और कितने प्रकार के होते हैं, उस प्रोनाउन को किस प्रकार सेंटेंस में यूज किया जाता है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, जो केसेस क्या होते हैं, नाउन केसेस। ठीक है, अभी नाउन केसेस जो है ना एक छोटा सा कंटेंट है जिसको मैं आपको आइडेंटिफाई करा दूं कि नाउन केसेस क्या होते हैं, सिंगुलर प्लूरल आपको पता ही होगा, और उसके बाद में जो जेंडर है, जेंडर भी आपको में भी पता होगा। ओके, अगर पता नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो कि सर आप ये हमें पढ़ाओ, तो डेफिनेटली वो मैं पढ़ाऊं। आगे का टॉपिक मुझे नहीं बताना है, मुझे पता है आपको क्या पढ़ाना है, लेकिन अगर कोई, अब नाउन हो गया, नाउन के क्या क्या होते हैं, नाउन सिंगुलर प्लूरल होता है, नाउन के जो है ना जेंडर भी होते हैं। अगर वो दो चीज मैं छोड़ दे रहा हूं, क्यों? क्योंकि वो इजी है। अगर फिर भी आपको सीखना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, तो डेफिनेट वो भी सिखा दूंगा। तो ये जो है केसेस, जो है केसेस कितने प्रकार के होते हैं। सब्जेक्टिव केस, देखो यहाँ पे लिखता हूं मैं। नंबर 1 जो है वो होता है सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस, इसको ही हम बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस। ओके, नंबर 2 होता है, वो होता है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, इसको हम बोलते हैं एक्यूजेटिव केस। नंबर 3 जो होता है वो होता है पजेसिव केस। पजेसिव केस, इसको ही हम बोलते हैं जेनिटिव केस। नंबर 4 जो होता है वो होता है वोकेटिव केस। और नाउ नंबर 5 जो होता है डेटिव केस। अब ये केसेस क्या होते हैं, ये मैं आपको मैं इनिशियली आपको मैं बताता हूं। अगर कोई नाउन को आप सेंटेंस में सब्जेक्ट बोल करके यूज करते हो, तो एट दैट टाइम दैट नाउन कॉल्ड इन सब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस। ओके, सब्जेक्ट क्या होता है ये मैंने नाउन में प्रीवियस वीडियो में जाओ देखो, वहां पे पता आपको सीखने को मिलेगा सब्जेक्ट किसे बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अभी दूसरा जो है ऑब्जेक्टिव केस जो है, ऑब्जेक्टिव केस किसे बोलते हैं, अगर कोई नाउन वर्ब के बाद में आ गया तो वो वर्ब ऑफ ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। प्रीपोजिशन आ गया तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो ये अगर आ गया वर्ब के बाद में और प्रीपोजिशन के बाद में, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस, और उसी को हम बोलते हैं एक्यूजेटिव केस। अब पजेसिव केस यानी क्या मैंने बताया, अगर किसी का बिलोंगिंग्स बताना है, बिलोंगिंग्स हम दो चीज के बताते हैं, एक लिविंग थिंग का बिलोंगिंग बताते हैं, तो उसका पजेसिव केस करना है तो अपॉस्ट्रोफी यस आपको लिखना पड़ेगा। अगर एग्जांपल मैं लूं, अगर मुझे बताना है पीटर्स का घर मुझे बताना है, तो मैं क्या लिखूंगा, पीटर्स होम। पीटर्स होम लिखूंगा। या फिर किसी का, अब जॉन जो है, जॉन का मुझे पेन बताना है, तो मैं क्या लिखूंगा, जॉन्स पेन। ये लिविंग थिंग है। ओके, इसीलिए मैंने इसको अपॉस्ट्रोफी यस बता दिया। लेकिन नॉन लिविंग थिंग का भी हम पजेसिव बताते हैं। फॉर एग्जांपल, ये कुर्सी के जो चेयर है उसके लेग्स है। फिर मैं कैसा बताऊंगा, अ लेग ऑफ द चेयर। ओके, और क्या बताऊंगा, अ बैटरी ऑफ कार। अ बैटरी ऑफ कार मतलब बैटरी किसका है, कार का बैटरी है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अ बैटरी ऑफ कार, मतलब ये ऑफ लगाऊंगा, मुझे पजेसिव केस बताना है। ध्यान में रखना है, देखो ये एरर में आ सकता है, कोई भी एग्जाम में एरर में आ सकता है कि एक बात ध्यान में रखना है, whenever we are showing possessive case of noun, so at that time we have to add apostrophe yes with what? With what? किसके साथ? Living thing के साथ।
एंड नॉन लिविंग के साथ वी हैव टू ऐड ऑफ, जो ऑफ है वो हमें यूज करना है। उसके बाद में वोकेटिव केस। अभी वोकेटिव केस क्या है, हम कभी कभी क्या बोलते हैं, राम इधर आओ, रहीम खड़े हो जाओ, ये जो यूज कर सकते हैं। तो कैसे यूज, लिखते कैसा है देखो, मुझे बोलना है दुर्गेश कम हियर, मैं किसे बुला रहा हूं, दुर्गेश को बुला रहा हूं, दुर्गेश को बुला रहा हूं। तो मैं दुर्गेश का नाम लेके जब बोलता हूं तो इसको हम बोलते हैं वोकेटिव केस। और ऐसा लिखा जाता है, टीचर यू आर गुड पर्सन, टीचर योर टीचिंग इज वेरी नाइस। जब हम टीचर को खुद बोलते हैं, सो एट दैट टाइम वी हैव टू राइट लाइक दिस विथ कॉमा। ओके, फिर उसको हम क्या बोलते हैं, उसको सब्जेक्ट नहीं बोलते, उसको हम बोलते हैं वोकेटिव केस, वोकेटिव केस। और उसके बाद डेटिव केस क्या है, देखो डेटिव केस क्या होता है कि ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी क्या, ये सभी आप अगर लिख लिए हुए हैं तो मैं इसको मिटा देता हूं। अगर फिर भी ये समझ में नहीं आया गया तो कमेंट बॉक्स आपके लिए फ्री है, यू कैन आस्क मी, नो प्रॉब्लम, यू कैन आस्क मी क्वेश्चन एंड आई विल आंसर। ओके, तो ये मिटा देता हूं और मिटा के डेटिव केस क्या है ये मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश यहां पे करता हूं। ये इनिशियली थोड़े में क्यों बता रहा, क्योंकि ये सब आपको पता है। ओके, डेटिव केस में डिप में क्यों बता रहा हूं, क्योंकि डेटिव केस में आप कंफ्यूज कर सकते हो। डेटिव केस, अब ये डेटिव केस क्या होता है कि मैंने ये बोला कि कोई एक सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आते हैं, दो ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा ऑब्जेक्ट होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसको हम बोलते हैं डाई ट्रांजिटिव वर्ब। अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ गया तो उस वर्ब का नाम चेंज होता है। देखो दो प्रकार के वर्ब होते हैं, एक ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं, जिसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, ट्रांजिटिव बन गया वर्ब का, और जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आता है वो इनट्रांजिटिव बन गया। जब मैं वर्ब पूरा एक्सप्लेन करूंगा तो वर्ब आपके माइंड में चैलेंज करता हूं, जब मैं पूरे वर्ब में एक्सप्लेन करूंगा आपको पूरा वर्ब का कंसेप्ट आपको क्लियर करके दूंगा। वर्ब का ही नहीं, हर चीज का आप हमारे साथ लगे रहो। मैं आपको वचन देता हूं कि आपका हर ग्रामर का कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं करूंगा तब तक आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा दोस्तों। अगर आपको कुछ भी सीखना है आप कमेंट बॉक्स में भेजो, हम देखो स्टेप बाय स्टेप जा रहे। ये पूरा हो गया बाद फंक्शनल ग्रामर होने के बाद मैं आपको टेंस पढ़ाऊंगा, उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, उसके बाद में कंपैरिजन, उसके बाद में जो भी ग्रामर के सिंथेसिस हो गया, जो भी डिग्रीज हो गया, वो सभी पढ़ा के आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर करूंगा। उसके बाद में मैं टच करूंगा राइटिंग स्किल्स को। बोले अलग अलग प्रकार के जो आर्टिकल राइटिंग है, लेटर राइटिंग है, कंपोजिशन राइटिंग है, स्टोरी राइटिंग है, ये सभी जो है ना इतना परफेक्ट आपको बना दूंगा कि आपके लिए सभी जो राइटिंग है वो लेफ्ट हैंड बन जाए। और उसके साथ ही हम स्पोकन इंग्लिश को भी परफेक्ट करने वाले हैं। Whenever you know all these basic things, after that we will start our spoken English classes. Be with me. मेरे साथ रहो दूंगा। आप मेरे YouTube चैनल में जाके देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे किस तरह स्पीच डिलीवर कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे किस तरह टंग ट्विस्ट बोल रहे हैं, वैसा परफेक्ट आपको बना के छोड़ूंगा। किस तरह छोटे छोटे बच्चे बात कर रहे हैं, आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, वो तो इनिशियल बेसिस में डालता हूं। जो फर्स्ट स्टेज में जब बच्चे होते हैं, जब बच्चे प्रिपरेशन करते हैं, तभी मैं उसका वीडियो डालता हूं। लेकिन किस तरह बच्चों में प्रोग्रेस हमें दिखाई देता है, उसी तरह से हम क्या करते हैं, उसी तरह से वीडियो वगैरह बनाते हैं। चलो ठीक है, अभी हम पॉइंट पे आ जाते हैं। मैं क्या बोला, दो ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर दो ऑब्जेक्ट है तो उस वर्ब को बोलते हैं डाई ट्रांजिटिव वर्ब। डाई यानी दो, डाई ट्रांजिटिव वर्ब। एक एग्जांपल देता हूं, ही गेव मी a bag of seeds। ये हो गया हमारा सेंटेंस। अभी हमें ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए दो मैं आपको कीवर्ड देता हूं। एक देता हूं who, whom
और सेकंड मैं देता हूं आपको व्हाट। ओके, whom gave a bag of seed, किसे दिया गया है, तो मी आंसर आ रहा है। बैग ऑफ सीड, whom gave a bag of seed, ये दिया गया है। whom से क्वेश्चन पूछने के बाद जो आंसर मिलता है वो हमारा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और व्हाट से क्वेश्चन पूछने के बाद व्हाट गेव, देखो क्वेश्चन बनाने का ढंग अलग है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बाईपास सर्जरी करके बता रहा हूँ। इसका क्वेश्चन बनाने का रूल्स क्या होता है ये भी थोड़ा मैं बता दूं। क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं, एक WH क्वेश्चन, दूसरा वर्बल टाइप क्वेश्चन। WH क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। WH क्वेश्चन के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद क्वेश्चन मार्क। ये स्ट्रक्चर में आपको क्वेश्चन पूछना है। अगर ये स्ट्रक्चर में रखे तो मुझे क्वेश्चन क्या आएगा, व्हाट डिड ही गिव, व्हाट डिड ही गिव। डिड के बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, तो व्हाट डिड ही गिव, अ बैग ऑफ सीड, ये हो गया हमारा आंसर। ओके, लेकिन जस्ट मैं आपको इजी जाना चाहिए इसीलिए मैं पूछता हूं सीधा, व्हाट गेव अ बैग ऑफ सीड। व्हाट का आंसर गेव देने के बाद जो भी आंसर मिलता है उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर यहाँ पे इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हो गया मतलब इसको क्या बोले हम, फिर डाई ट्रांजिटिव वर्ब बोले। अभी पॉइंट पे आ जाओ, डेटिव किसे कहते हैं, डेटिव जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सेंटेंस में जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया है उसको हम बोलते हैं डेटिव केस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा केस के बारे में इंफॉर्मेशन। अभी हम जाते हैं प्रोनाउन क्या है। प्रोनाउन, प्रोनाउन, अभी देखो प्रोनाउंस जो है, ये प्रोनाउंस जो यूज करने की जरूरत क्या पड़ी। हम अगर डेफिनेशन की बात करें तो आप क्या बोलोगे, अ वर्ड विच यूज इंस्टेड ऑफ नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। अरे मुझे ये बताओ कि नाउन में क्या कमी रह गई थी कि उसके जगह पे हमें प्रोनाउन यूज करने की नौबत पड़ी, बोलो मुझे ये बताओ कि नाउन में क्या कमी रह गई थी कि उनके जगह पे मुझे प्रोनाउन यूज करने की जरूरत पड़ी। डेफिनेशन तो आपने वही बनाया कि नहीं, अ वर्ड विच यूज इंस्टेड ऑफ नाउन, अ वर्ड जिसे हम इंस्टेड ऑफ नाउन क्यों यूज करें। डेफिनेशन यहाँ पे खत्म नहीं होती, डेफिनेशन आगे भी और चलती है। इंस्टेड देखो, अ वर्ड विच यूज इंस्टेड ऑफ नाउन टू अवॉइड, to avoid the repetition of the same word in the sentence, the repetition of the noun in the sentence, so it is called pronoun। समझ में आ गया, जो रिपीटेशन है, राम इज अ किंग, राम इज अ किंग एंड राम इज वेरी लॉयल एंड ऑनेस्ट, ऐसा बोलने के बजाय हम क्या बोलते हैं, राम वॉज अ किंग एंड ही वॉज अ ही। राम के जगह पे हम ही यूज कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि राम का रिपीटेशन को हमें क्या करना पड़ता है, अवॉइड करना पड़ता है, इसीलिए हम क्या यूज कर सकते करते हैं, प्रोनाउन यूज करते हैं। अभी देखो प्रोनाउन के कितने काइंड्स हैं, नियरली 10 काइंड्स मैं आपको बताता हूं। कोई 7 काइंड्स पढ़ाते हैं, कोई 8 काइंड्स पढ़ाते हैं, तो मैं आपको पूरे जितने भी है उतने काइंड्स पढ़ा नहीं रहा हूं। मैं एक बात ध्यान में रखो, मैं यहाँ पे पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। कि क्यों इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, कि आगे चल के आपको हर वर्ड जो है सेंटेंस में आया सो उसका आइडेंटिफिकेशन, उसका फंक्शन आपको समझ में। देखो इंटेंशन मत भूलो, देखो आपको मेरा जो इंटेंशन है वो भूलना नहीं है। मैं आपको यहाँ पे क्या पढ़ा रहा हूं, मैं यहाँ पे फंक्शनल ग्रामर पढ़ा रहा हूं। फंक्शनल ग्रामर में आपको ये सीखना है कि नाउन को आइडेंटिफाई, प्रोनाउन को आइडेंटिफाई कैसा करें। प्रोनाउन को सेंटेंस अगर लिखना है तो प्रोनाउन कैसा आता है, उसके साथ में क्या आता है, हाउ टू आइडेंटिफाई दैट, हाउ टू राइट इन द सेंटेंस, दिस ऑल थिंग्स वी आर टू लर्न थ्रू दिस वीडियो, थ्रू दिस लेसन, थ्रू दिस पार्ट ऑफ ग्रामर। समझ में आ गया। चलो कितने काइंड्स है नाउन के हम देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन।
ठीक है। उसके बाद में सेकंड जो है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, नंबर 2 रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नंबर 3 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके अब इसको डिमोन्स्ट्रेटिव बोलते हैं, कोई डेमोन्स्ट्रेटिव, कोई डेमोन्स्ट्रेटिव नहीं बोलना है। देखो प्रोनाउंसिएशन जो है वो देखना है। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, उसके बाद में होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनाइट प्रोनाउन। नंबर 5 इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। नंबर 6 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। नंबर 7 रिलेटिव प्रोनाउन। नंबर 8 रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। नंबर 9 एम्फेटिक प्रोनाउन। नंबर 10 एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। और नंबर 11 जो है इम्पर्सनल प्रोनाउन भी होता है। इम्पर्सनल जो वन वगैरह होता है ना, वन, इसको हम इम्पर्सनल प्रोनाउन भी बोलते हैं। ठीक है, कभी आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो इस प्रकार के अलग अलग जो है वो प्रोनाउन होता है। अगर आपको पता नहीं है तो आप थोड़ा लिख लो, यानी मैं ये क्लियर करके एक एक प्रोनाउन लेके मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। तो मैं आपको एक सेकंड देता हूं, वीडियो पॉज करो, पॉज करके ये सभी आपको लिख लेना है विद गुड स्पेलिंग, अच्छे हैंडराइटिंग में आपको लिख लेना है सभी टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस को। ठीक है, देखो ये जो पर्सनल प्रोनाउन है, ये पर्सनल प्रोनाउन में ही एक वर्ड छुप के है, उस वर्ड को डिस्क्राइब करना यानी पर्सनल प्रोनाउन सीखना है। अब बोलो कौन सा वर्ड छुप के पर्सनल प्रोनाउन में? तो ये जो है पर्सन, जो प्रोनाउन पर्सन के बारे में बताता है उसको हम पर्सनल प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, अभी पर्सन यानी कौन? पर्सन यानी मैं, पर्सन यानी आप, पर्सन यानी हम जिसकी बात कर रहे हैं वो भी पर्सन होता है, और पर्सन यानी क्या? अदर थिंग्स भी पर्सन बोल करके हम लेते हैं। ठीक है, अभी देखो अगर मैं बोल रहा हूं तो मैं क्या हो गया? मैं जब बोल रहा हूं तो मैं क्या हो गया? स्पीकर। ठीक है, मैं स्पीकर हूं। ओके, फिर स्पीकर को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। फिर फर्स्ट पर्सन क्या है? आई है, जिसको हम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर बोलते हैं। वेन एवर आई एम स्पीकिंग, हु इज लिसनिंग? कौन सुन रहा है? आप सुन रहे हो, मतलब आप कौन हो? लिसनर। ओके, तो लिसनर कौन हो जाता है? यू हो जाता है। लिसनर हो जाता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन, आप अकेले हो तो मैं आपको यूज करूंगा, आप बहुत सारे हो तो भी मैं आपको यूज करूंगा। क्या समझ में आ गया? पर्सन में जो स्पीकर होता है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। अकेला है इसलिए इसको हम सिंगुलर बोलते हैं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर क्या है? फिर आई है। और सेकंड पर्सन सिंगुलर कौन होता है? जो सुन रहा है। सुन रहा है ना तू? यस, तो फिर तुम कौन हो? तो ये सेकंड पर्सन हो, यू। सेकंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल। और जो इनएक्टिव है, हम जब बात कर रहे हैं वो हमारे में नहीं है, उसको हम बोलते हैं इनएक्टिव। तो इनएक्टिव को क्या बोलते हैं हम लोग? थर्ड पर्सन बोलते हैं। थर्ड पर्सन। फिर थर्ड पर्सन में कौन कौन हो सकता है? थर्ड पर्सन में ही भी हो सकता है, मास्कुलाइन जेंडर, शी भी हो सकती है, फेमिनाइन जेंडर, और इट भी हो सकता है, इच न्यूट्रल जेंडर। ठीक है, अब इसको अगर प्लूरल में ले तो इसको बोलते हैं दे। अब ये जान के मुझे एक बात समझ में आ गया दोस्तों, वो बात ये थी
जिसकी फर्स्ट सिंगुलर पर्सन जो है आई है, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट सिंगुलर पर्सन। और फर्स्ट प्लूरल पर्सन जो है वो है वी। सेकंड सिंगुलर पर्सन जो है वो है यू। सेकंड प्लूरल पर्सन जो है वो है यू। थर्ड सिंगुलर जो पर्सन है ही किसके लिए यूज करना है आपको पता है। शी किसके लिए यूज करना है आपको पता है। और इट जो है किसके लिए यूज करना है ये भी आपको पता है। और जो है थर्ड पर्सन प्लूरल जो है वो है दे। अब मुझे ये एक बात समझ में आ गई, ये सभी जो पर्सनल प्रोनाउन है तो ये पर्सनल प्रोनाउन सिंगुलर भी है और इसका प्लूरल भी है। ये सिंगुलर है, इसका ये प्लूरल भी है, और ये जो सिंगुलर है तो इसका प्लूरल है। मतलब हर कोई पर्सनल प्रोनाउन को अपने आप में मतलब सिंगुलर भी है और अपना खुद का प्लूरल भी है। और सेकंड बात मुझे ये समझ में आ गई, ये जो फॉर्म है, ये जो प्रोनाउन के फॉर्म्स है, ये फॉर्म हम सेंटेंस के बिगिनिंग में यूज करते हैं। अब जब सेंटेंस के बिगिनिंग में कोई नाउन और प्रोनाउन यूज करते हैं उसको हम कौन सा केस बोलते हैं बताओ 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 दोस्तों, बताओ। बोलने वाले के मट्टी भी बिकती है, नहीं बोलने वाले का सोना भी नहीं बिकता। तो ये जो फॉर्म ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन है तो ये फॉर्म हम सेंटेंस में कहाँ पे यूज करते हैं, बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। जो बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस आएगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस, इसको सब्जेक्टिव केस को और एक मैंने नाम दिया था लास्ट वीडियो में, बताओ वो नाम क्या था। सब्जेक्टिव केस को हम नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। मतलब सेंटेंस के बिगिनिंग में आपको यूज करना है तो ये फॉर्म में आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखो दूसरा एक फॉर्म है आई। अगर इसको वर्ब के बाद अगर आपको यूज करना है तो हम उसको कौन सा केस बोलते हैं बताओ। अगर यही प्रोनाउंस को हमें प्रीपोजिशन के बाद में या फिर वर्ब के बाद में अगर यूज करना है तो उसको क्या नाम देंगे, हम कौन सा केस बोलेंगे। वेरी गुड, कुछ बच्चे जो है मुंह के मुंह में बोल रहे हैं ऑब्जेक्टिव केस। बच्चों बाहर आने दो शब्द को। शब्द कब बनेगा, जब वो बाहर आ जाएगा। शब्द अगर मुंह में रह गए और बात अगर मुंह में रह गया तो वो क्या शब्द नहीं बनते, वो स्टेटमेंट नहीं बनता। इसलिए शब्द को बाहर आने दो, ठीक है। तो बाहर आने के बाद ही आपके फीलिंग्स हम समझ सकते हैं, आपके फीलिंग्स आपके पेरेंट्स समझ सकते हैं। इसीलिए दिल में कुछ नहीं छुपाना है, क्योंकि दिल का बोझ हल्का करने के लिए हमें हमारे फीलिंग्स को बाहर, वाह वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया बात बोल रहा हूं मैं कभी कभी। चलो ठीक है, तो आई जो है अगर हमें यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस को और एक वर्ड मैंने दिया था, बोलो क्या था वो, क्या बोलते हैं। यस वेरी गुड, एक्यूजेटिव बोलते हैं। एक्यूजेटिव, ACCU, एक्यूजेटिव केस। फिर आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या बन गया, मी। वी का अस, यू का यू ही होता है, ही का हिम, शी का हर, इट का इट और दे का देम। अगर वर्ब के बाद में और प्रीपोजिशन के बाद में, अगर वो प्रीपोजिशन सेंटेंस के बिगिनिंग में ही क्यों ना हो, बिटवीन यू एंड आई नहीं होता है। देखो दोस्तों, बिटवीन यू एंड आई नहीं होता, तो बिटवीन यू एंड मी होता है। टू आई इट इज डिफिकल्ट नहीं होता। टू जो है ये प्रीपोजिशन है, बिटवीन जो ये प्रीपोजिशन है, तो टू के बाद आने वाला जो केस है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। इसलिए यहाँ पे टू मी इट इज डिफिकल्ट ऐसा में लिखना है। समझ में आ गया दोस्तों। देखो प्रीपोजिशन के बाद, वर्ब के बाद तो आपको पता है कोई वर्ब कभी कभी क्या होता है, ही इज ग्रेटर देन मी, ही इज ग्रेटर देन मी, ग्रेटर देन मी ऐसा लिखते हैं, देन मी।
ही इज ग्रेटर देन मी। अभी बोलो ही इज ग्रेटर देन मी करेक्ट है क्या सेंटेंस? नहीं, यहाँ पे एरर आ गया, क्योंकि यहाँ पे मी नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आई आना चाहिए, क्योंकि देन प्रीपोजिशन है क्या? नहीं। देन वर्ब है क्या? नहीं। तो यहाँ पे मी कैसा आएगा? फिर यहाँ पे ये छोटी छोटी बात है, आपको ध्यान में रखना है, तो ही आप प्रोग्रेस कर पाओगे। अगर छोटी छोटी बात को हम नेग्लेक्ट करते हैं तो छोटी बात ही बड़ी बात बन जाती है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब दूसरा केस अगेन देखो, अभी देखो पजेसिव केस एक होता है, पजेसिव केस। अभी पजेसिव केस क्या होता है? पजेसिव एडजेक्टिव होता है और पजेसिव प्रोनाउन होता है, पजेसिव प्रोनाउन होता है। अब देखो हमेशा हम कंफ्यूज होते हैं, हमेशा पजेसिव प्रोनाउन को पजेसिव एडजेक्टिव समझते हैं और पजेसिव एडजेक्टिव को पजेसिव प्रोनाउन समझते हैं। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा आपको, इसके बाद में आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, पजेसिव प्रोनाउन क्या है। तो आई जो है, आई का पजेसिव प्रोनाउन क्या हो गया? माय, क्योंकि माय के साथ हम कभी भी क्या यूज कर सकते हैं? नाम। माय के साथ हम नाउन यूज करते हैं। अभी बोलो ये माय, मैंने जब यहाँ पे माय बुक ऐसा लिया तो ये प्रोनाउन हो गया क्या? माय प्रोनाउन हो गया क्या? नहीं, क्योंकि ये तो बुक तो नाउन है, बुक को डिस्क्राइब कर रहा है। जो नाउन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड है उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। जो वर्ब को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड है उसको हम बोलते हैं एडवर्ब। बराबर है कि नहीं? तो ये डिस्क्राइब कर रहा है, इसीलिए इसको क्या बोले हमने? एडजेक्टिव बोले। कौन सा एडजेक्टिव बोले? पजेसिव एडजेक्टिव बोले। अभी देखो वी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या हो गया? अवर ग्राउंड। यू का यूर, और ही का हीज, हर का हर, इट का इट्स, और दे का देयर। क्योंकि अब इस सेंटेंस में कैसा बना सकते हैं हम? देखो अवर ग्राउंड, अवर स्कूल, यूर ग्राउंड, यूर बैट, यूर वट एवर। ठीक है, अब हीज के साथ नाउन आएगा, बराबर है। हर के साथ हर बैग, हर बैंगल्स, हर ड्रेस, बराबर है। तो हर क्या कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है यहाँ पे, तो इसलिए हमने पजेसिव एडजेक्टिव बोला। ये पजेसिव प्रोनाउन नहीं होते दोस्तों, ये पजेसिव प्रोनाउन नहीं होते, क्योंकि ये डिस्क्राइब कर रहे हैं। कहीं देखो ये वर्ड्स है ना, नाउन को ही डिस्क्राइब करेंगे, तो फिर ये कैसे, इसको हम प्रोनाउन कैसा बोले? है कि नहीं? देखो पजेसिव एडजेक्टिव अलग है, और एडजेक्टिव जब मैं पढ़ाऊंगा इसको और मैं पढ़ाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्यों लिख रहा हो? क्योंकि आप कल चल के कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि आप मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं। आपको तो मैंने बोला, आप अगर कमेंट नहीं करेंगे, आप अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे, फिर भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। सब्सक्राइब करोगे तो क्या होगा? शेयर करोगे तो क्या होगा? लाइक करोगे तो क्या होगा? तो उसका फायदा जो है, आपके जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी होती है, जिसको बेसिक इंग्लिश का परफेक्ट करना होता है, फिर आपको ऐसा लगता है कि ये जो अच्छा काम है हम फुकट में शेयर कर रहे हैं, किसी को कुछ पैसा तो नहीं लग रहा है, हम सब्सक्राइब करने के लिए पैसा नहीं लगता, बराबर है। सब्सक्राइब करने से क्या हो जाएगा कि मेरी प्रशंसा की, आप अच्छा पढ़ा रहे हो ऐसा मैं मान लूंगा। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे, देखो कोई कंजूसी भी करते हैं सब्सक्राइब। अब कुछ बच्चे आपके साथ बैठ के सब्सक्राइब करने के लिए सोच रहे करूँ कि नहीं, करूँ कि नहीं। अरे करने में क्या हर्ज है? अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली करो, और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर करो, बहुत सभी को शेयर करो, सभी का इंग्लिश अच्छा परफेक्ट बना दो, बराबर है कि नहीं। अगर ये अच्छी चीज जो है करने के लिए कभी आगे पीछे नहीं सोचनी चाहिए, हेल्प करने के लिए आगे पीछे नहीं सोचनी चाहिए। अगर आपका एक शेयर जो है किसी बच्चे की लाइफ बना सकती है, किसी बच्चे का इंग्लिश परफेक्ट बन सकता है आपके एक शेयर से, आपके एक लाइक से, आपके एक सब्सक्राइब से। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम सब्सक्राइब का जो लाल बटन है नीचे बिल्कुल टच कर दो, दिल खोल के टच कर दो, क्योंकि आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। अभी देखो ये हो गया आपका पर्सनल पजेसिव एडजेक्टिव। अभी पजेसिव प्रोनाउन क्या है? दिस बुक इज माइन। भाई जब बोलूंगा, क्या बोलूंगा? दिस बुक इज माइन जब बोलूंगा, क्योंकि माइन क्या होता है? मेरा पजेसिव प्रोनाउन होता है। क्योंकि पजेसिव प्रोनाउन के बाद मैं जब बोला दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, अब इसके साथ कुछ आया क्या?
इसके साथ कुछ आया क्या? नहीं, कुछ भी नहीं है इसके साथ, ये खाली प्रोनाउन अकेला आया है, इसलिए ये प्रोनाउन, ये किसी को डिस्क्राइब नहीं करा, अपने आप में एकदम फुलफिल है, तो इसीलिए इसको हमने क्या समझा, ये पजेसिव प्रोनाउन है। और उसके बाद में आवर्स का पजेसिव प्रोनाउन, आवर्स, दिस प्लेग्राउंड इज आवर्स, दिस प्लेग्राउंड इज आवर्स, ये आवर्स क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। यूअर्स, हीज, हर्स, इट्स एंड देयर्स, ये जो यस यस वाले फॉर्म्स है इसको हम बोलते हैं पजेसिव प्रोनाउन। अभी बोलो दोस्तों, अभी आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया? इसके बाद कभी आप कंफ्यूज होंगे कि पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, पजेसिव प्रोनाउन क्या है? जब कभी whenever you find these types of say words and these types of words, so easily you can identify that, easily you can categorize that कि whether वो पजेसिव एडजेक्टिव है या फिर पजेसिव प्रोनाउन है। आई होप आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, सेकंड जो है, अब ये समझ में आ गया तो मैं आपको सेकंड जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए रेडी है, तो यू कैन go through it, you can go and you can put your comment there। अभी देखो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है कि अपने आप पे रिफ्लेक्ट करता है, जैसा कि अभी आईना है, आईने के ऊपर आपने अगर कोई रिफ्लेक्शन डाला तो उसका रिफ्लेक्ट्स आ जाएंगे, रिटर्न में आ जाएंगे, आईने को लग के वापस आ जाएंगे, उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन क्या है, हमारे पर्सनल प्रोनाउन क्या है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट। ओके, इतने हमारे पूरे ये पर्सनल प्रोनाउन है। सब्जेक्टिव केस में यूज कर सकते हैं, हमने सब्जेक्टिव केस में यूज करते हैं, हमने ये डिस्क्राइब किया था, आपको एक्सप्लेन किया था। अभी इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, आई चेंज इनटू माई सेल्फ। जब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाते हैं तो एक बात ध्यान में रखना है, ये जो सेल्फ आएगा ये सेल्फ सिंगुलर के लिए आएगा। देखो मैंने बोला है प्रोनाउन में सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। अभी प्लूरल क्या है, ये सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है, ये प्लूरल है और ये प्लूरल है। जो भी प्लूरल प्रोनाउन है उसके साथ आपको लगाना है सेल्फ्स और सिंगुलर के साथ सेल्फ लगाना है। वीडियो पॉज करो और देखो आपको आता है क्या इजीली। ठीक है, वीडियो पॉज करो और देखो। ओके, चलो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। यू का यू सिंगुलर भी है तो यहाँ पे यूर सेल्फ लिख दो, यू प्लूरल है यहाँ पे फिर यूर सेल्फ्स लिख दो। आप पे डिपेंड है आप यू को किस तरह यूज कर रहे हो। इफ यू आर यूजिंग सिंगुलर सो यू हैव टू राइट यूर सेल्फ, एंड इफ यू आर यूजिंग प्लूरल ऑफ यू सो यू हैव टू राइट यूर सेल्फ्स। वी का अवर सेल्फ्स, दे का themselves, he का himself, she का herself और it का itself। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोल करके हम इसको यूज करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई डू दिस वर्क माई सेल्फ। अगर कोई चीज अपने आप को करना है तो आप माई सेल्फ यूज कर सकते हो। अगर कोई दूसरा कर रहा है, ही इज डूइंग हिज वर्क, ही इज डूइंग हिज वर्क हिमसेल्फ, अगर यूज करना है तो आप हिमसेल्फ यूज कर सकते हो। मतलब इस प्रकार आप सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव अगर कुछ बताना चाहते हो तो इस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस तरह से यूज आप कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट जो प्रोनाउन है वो है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, डिमोन्स्ट्रेटिव, ओके, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अब दिस, दैट, these, those। ओके, देखो ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है वो डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं और डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं। जैसा पजेसिव प्रोनाउन है, पजेसिव ऑब्जेक्ट, पजेसिव
एडजेक्टिव है उसी प्रकार डिमॉन्स्ट्रेटिव भी डबल है। लेकिन हाउ टू आइडेंटिफाई दैट वेदर इट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, बोलो कैसे आइडेंटिफाई करोगे? चलो मैं एक्सप्लेन करके देता हूं। सबसे पहले मैं ये बता देता हूं कि दिस दैट दिस दोस कहां पे यूज करना है। दिस का प्लूरल फॉर्म दीज है और दैट का प्लूरल फॉर्म दोज है, ये बात ध्यान में रखना है। दिस बोले तो जो चीज हमारे नजदीक है, विच वी कैन टच, विच वी कैन शो, वी कैन सी, वी कैन शो, तो हम क्या यूज कर सकते हैं? दिस। दिस इज अ बुक। अ बुक सिंगुलर है तो मैं यहाँ पे अ बुक यूज करूंगा, दिस यूज करूंगा। लेकिन बहुत सारे बुक्स वहां पे है तो मैं क्या बोलूंगा? दीज आर द बुक्स। दिस इज द बुक, दीज आर द बुक्स, मतलब वो सेम बुक्स है, लेकिन मैंने क्या कंसिडर किया? मैं ये कंसिडर किया कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तो मैं दिस यूज किया, दिस के साथ फिर मैंने क्या किया कि वर्ब भी सिंगुलर लिया, दिस इज, और बुक एक है इसलिए मैंने अ बुक यूज किया। देखो कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं सेंटेंस का। दिस इज अ बुक, लेकिन मुझे सेम वही प्लेस पे 2-4 बुक है, मुझे वो बताना है तो मैं क्या यूज करूंगा? दीज आर द बुक्स। दीज आर द बुक्स यूज करूंगा। फिर कुछ बुक्स है वो दूर है, मेरे सामने कभी नहीं है, नहीं उस बुक्स की बात कर रहा हूं। अगर एक बुक है तो मैं दैट यूज करूंगा। अगर दो ज्यादा है तो मैं दोज यूज करूंगा। ठीक है, अभी मुझे यह बताना है कि इसको प्रोनाउन बोल करके किस तरह यूज करते हैं और एडजेक्टिव बोल करके किस तरह यूज करते हैं। मैं जब बोला दिस बुक इज माइन, तो ये दिस क्या हो गया? डिस्क्राइबिंग वर्ब है, मॉडिफाई कर रहा है किसको? बुक को कर रहा है। तो मॉडिफाई करने वाला, डिस्क्राइब करने वाला वर्ड क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। फिर ये हो गया आपका एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव हो गया? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। मगर अगर मैं इसको प्रोनाउन बोल करके यूज करूं तो मैं कैसा यूज करूंगा? दिस इज माई बुक। अब यहां पे देखो दिस, ये तो वर्ब के पहले आया है, मतलब नाउन प्रोनाउन सब्जेक्ट बोल करके आते हैं, बराबर है। तो ये बार मैंने बताया इसका सेंटेंस की शुरुआत इससे हुई है, दिस से हुआ है। ओके, तो फिर दिस से शुरुआत हुआ है, उसके बाद में वर्ब आया है, तो इसको हम प्रोनाउन बोलते हैं। और इसको कौन सा प्रोनाउन बोलते हैं हम लोग? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। तो ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। उसके बाद में हम लेते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट प्रोनाउन याद करने का एक ट्रिक मैं यहां पे आपको देता हूं इनडेफिनेट प्रोनाउंस की। इनडेफिनाइट प्रोनाउंस, इनडेफिनेट यानी जो डेफिनेट नहीं है, जो डेफिनेट नहीं है उसको हम बोलते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन। तो छोटू सा मैं यहाँ पे एक क्लू दूंगा जिसके साथ आपको याद रहेगा। अब महाराष्ट्र में किसका शासन चालू है? मिक्स शासन। तो शिवसेना का शासन चालू है। शिवसेना का शासन चालू है तो यहाँ पे लो आप क्या? सेना। ओके, तो यहाँ पे सेना आपने लिया तो यस स्टैंड फॉर क्या? सम। यस को हम क्या बोलेंगे? सम बोलेंगे। ई को हम क्या बोलेंगे? बोलो, एवरी। एन को नो और ए को एनी। ठीक है, अब इसके साथ हमें क्या लगाना है? वन लगा दो, बड़ी लगा दो और थिंग लगा दो। अभी देखो वर्ड क्या बनते हैं। someone, somebody, something, everyone, everybody, everything, no one, nobody, nothing, anyone, anybody, anything, ये सभी जो है इसको हम बोलते हैं indefinite pronoun। जो डेफिनेट नहीं होते हैं, जो डेफिनेट नहीं होते, जो इनडेफिनेट, कोई तो भी। अगर आपके पर्स में से, आपके बैग में से कोई पेन चुरा लिया, आपको पता नहीं है, आपको कंप्लेंट करना है, तो आप क्या बोलोगे? Somebody was stolen,
बराबर है। ये somebody जो है वो हमारा क्या है, इंडेफिनेट प्रोनाउन है। और ये इंडेफिनेट प्रोनाउन याद रखने का ये जो ट्रिक है ये आपको याद रखना है। सेना, यस फॉर सम, एवरी, नो, एनी, और यहाँ पे वन बॉडी थिंग, ठीक है, कितना इजी है। वन यानी एक बॉडी और थिंग, अगर ये लगा दिए तो आपको इंडेफिनेट प्रोनाउन जो है इजीली यू कैन रिमेंबर। बहुत रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है, बहुत प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं है। इजीली यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इफ यू प्रेजेंट हियर। कैसा, दिमाग से भी और बॉडी से भी। कोई बॉडी से प्रेजेंट होता है, मेंटली एब्सेंट होता है, कोई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप प्रेजेंट अगर बॉडी और मेंटली रहोगे तो इजीली यू कैन अंडरस्टैंड ऑल दिस कंसेप्ट। ओके, देन नेक्स्ट काइंड ऑफ प्रोनाउन इज क्या है, वो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। अब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है? अब देखो हु, whom, whose और what, ये जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। ध्यान में हमें रखना है कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या है। हु, व्हिच और what, ये सभी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। उसके बाद में हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है? इच सिंगुलर के लिए यूज कर सकते हैं, और ईदर जो है, ईदर और नीदर, नाइदर, ये जो है इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो है वो कौन सा प्रोनाउन आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद में? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है? सेंटेंस के बीच में आके रिलेशन बताता है, और ये रिलेटिव प्रोनाउन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको स्पेशल एक वीडियो लगेगा। एक एक सेंटेंस लेके हमें किस तरह रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है और एरर कैसा निकालना है, क्योंकि बहुत सारा मिस्टेक हम रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते समय करते हैं। इसका एक अलग सा वीडियो बनाऊंगा, वो वीडियो देखो और आपका रिलेटिव प्रोनाउन जो है ना परफेक्ट करना है आपको। ठीक है, अब रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से हैं? हु किसके लिए यूज कर सकते हैं? अगर हु के बाद में अगर कोई सब्जेक्टिव केस में आया नाउन और प्रोनाउन तो हु यूज करना है। अगर देखो इनिशियली बता रहा हूं मैं, हु के पहले, हु के बाद में, हु यूज करने के बाद में दो सेंटेंस दिया गया है आपको। उस दूसरे सेंटेंस में अगर नाउन प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव केस में है तो हु यूज करना है, और वो नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में है। कौन से सेकंड सेंटेंस की बात मैं कर रहा हूं जिसको हु के बाद हम लिंक करते हैं? तो अगर ऑब्जेक्टिव केस में है तो उसे हमें हुम यूज करना पड़ेगा। ये बात ध्यान में रखना है। हु, हुम और विच, ये तीन जो है इसको हम बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, जो रिलेशन बताने का काम करता है। ओके, जो थिंग के लिए व्हिच यूज करते हैं और पर्सन के लिए हु और हुम यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ओके, रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है? इच अदर, वन अनदर, ये जो होता है ये रेसिप्रोकल प्रोनाउंस होते हैं। उसके बाद में इंफेटिक प्रोनाउन। इंफेटिक प्रोनाउन, अगर मैंने ये बोला कि आई माई सेल्फ डू दिस वर्क, डू दिस वर्क, यहां पे क्या हो रहा है कि इंफेटिक प्रेशराइज कर रहे हैं। आई डू वर्क माई सेल्फ, ये अलग बात है। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूं कि आई माई सेल्फ डू दिस वर्क, सो यू आर emphasizing that, you are emphasizing that you do your work, आप खुद का काम आप खुद करोगे। ऐसा आप whenever you emphasizing at that time you have to use myself after your subject to emphasize the sentence। emphasize करने के लिए हम use कर सकते हैं। उसके बाद में मैंने कुछ बोला
एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन जो व्हाट है ये एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। और उसके बाद मैंने क्या बोला, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन अगर देखा तो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन व्हाट अ ब्यूटीफुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल monument is this is। ये जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत हमने व्हाट्स की है, मतलब ये हो गया एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। उसके बाद में लास्ट टाइप है वो होता है इम्पर्सनल प्रोनाउन। इम्पर्सनल प्रोनाउन को हम बोलते हैं वन। आप वन का यूज कैसा करते हैं, वन शुड ओबे आवर पेरेंट्स। ये जो वन है ये हमारा इम्पर्सनल प्रोनाउन है। ऐसे इसी तरह से पूरे प्रोनाउन मैंने एक्सप्लेन किया है। और एक रिलेटिव प्रोनाउन का मैं एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ जिसमें ऑल सेंटेंस उसके रूल्स जो है फिर से एक्सप्लेन मैं करूँगा क्योंकि वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए एडजेक्टिव लेके आ रहा हूँ और एडजेक्टिव के बाद में हम वर्ब्स देखेंगे। और ऐसे ही आप कंटिन्यू देखते रहोगे तो आपका ग्रामर का एक एक पार्ट जो है मैं आपके माइंड में उतारने की कोशिश करूंगा और बहुत इजी तरीके से, बहुत इजी ढंग से, सरल भाषा में मैं एक एक चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। और इसी में से भी अगर कोई कंफ्यूजन है, आपको मैंने पूरा फ्रीडम दिया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लेकिन जाते जाते मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ गई तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। शेयर करने के बाद क्या होगा कि जो दूसरे भी आपके फ्रेंड्स हैं वो भी देखेंगे, वो भी उनका भी ग्रामर परफेक्ट होगा क्योंकि बेसिक थिंग्स मैं पढ़ा रहा हूँ। और सब्सक्राइब करने से क्या होगा, उसका भी आपका ही फायदा है। सब्सक्राइब करने से मेरे जो भी वीडियोस आएंगे, लेटेस्ट वीडियो, वो सबसे पहले आपके पास पहुंचोगे और आप उसको देखोगे और आपका नॉलेज जो है इंप्रूव करोगे। तो ये बेनिफिट है, कर भला तो हो भला। अगर आपको खुद का भला करना है, लाइफ इज लाइक अ बुमरैंग, गिव एंड टेक उसमें होता है। बुमरैंग जैसा हम जो देते हैं वो हमें मिलता है। आप अगर हेल्प करोगे तो लोग आपको हेल्प करेंगे, आप अगर हेल्प नहीं करोगे तो लोग आपको हेल्प नहीं करेंगे। और दिल बड़ा रखो, शेयर करो, सबके साथ शेयर करो, नॉलेज सबका बढ़न दो, ठीक है।